हाय। हम लोग ट्वेल्थ क्लास का हिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 ब्रिक बीट्स एंड बोन का रिवीजन हम लोग बना रहे हैं और इस वीडियो में हम लोग एक साथ इस चैप्टर को रिवाइज करेंगे। शॉर्ट में 25 से 30 मिनट में हो जाएगा और इसके बाद हम लोग जो इस चैप्टर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर है हम लोग उसको बनाएंगे और कंटिन्यू करते रहेंगे। देखिए, चैप्टर का नाम है ब्रिक बीट्स एंड बोन, चैप्टर नंबर 1 है। इस चैप्टर का हम लोग पार्ट वाइज वीडियो बना चुके हैं, तो आप लोग पार्ट वाइज अगर देखना हो तो आप वहाँ पे देख सकते हैं। पार्ट वाइज वीडियो देखना आपके लिए और फ़ायदेमंद होगा, वो इस वजह से क्योंकि वहाँ पर एक एक चीज़ डिटेल में एक्सप्लेन किए हैं। लेकिन यहाँ पर है क्या कि एक ही वीडियो में हमको कंप्लीट करना है, तो बहुत सारी जगहों पर हम शॉर्ट में जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपके लास्ट टाइम रिवीजन के लिए या आपके लिए फ़ायदेमंद होगा एग्ज़ाम से जस्ट पहले के लिए। तो देखिए, चैप्टर का नाम ब्रिक बीट्स एंड बोन ज़रूर है, लेकिन इस चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना क्या है, इंडस वैली सिविलाइजेशन और हड़प्पन सिविलाइजेशन और उनसे रिलेटेड जो बस्तियां थी उनकी क्या क्या खासियत थी, उन सब सारे चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझाना चाह रहे हैं सिविलाइजेशन होता क्या है। तो सिविलाइजेशन वो ग्रुप ऑफ पीपल जो किसी ख़ास एरिया में रह रहा है और उनका अपना रहन सहन, तौर तरीक़ा, रिलीजियस बिलीफ, उसका अपना लैंग्वेज है, वो कम्युनिकेट कर रहा है। तो वैसे लोगों को जो तौर तरीके से ज़िंदगी जी रहा है, जिसका लैंग्वेज डेवलप्ड है, कल्चर डेवलप्ड है, दूसरा अपना खुद का रिलीजियस बिलीफ है और ये सब जो तौर तरीका है वो दूसरे से यूनिक है, इसी को हम सिविलाइजेशन कहते हैं। तो पूरी दुनिया की सबसे पुरानी सिविलाइजेशन में 20वीं सेंचुरीज़ के शुरुआत से पहले या इंडस वैली या हड़प्पन सिविलाइजेशन के शुरुआत से पहले, इसके डिस्कवरी से पहले पूरी दुनिया को यही पता था कि पूरी दुनिया में जो पुरानी सिविलाइजेशन है वो 3 ही है, मेसोपोटामिया, इजिप्ट और चाइनीज़ सिविलाइजेशन। लेकिन 20वीं सेंचुरीज़ के शुरुआत में इंडस वैली सिविलाइजेशन का भी डिस्कवरी हुआ। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिस्कवरी कब हुआ? तो सबसे पहली जो शहर थी वो पहली शहर थी हड़प्पा, जो कि दयाराम सैनी डिस्कवर किए 1921 में, और उससे पहले और उसके एक साल बाद मोहनजोदड़ो, जो कि 1922 में आर.डी. बनर्जी, जिसका पूरा नाम है राखलदास बनर्जी, वो डिस्कवर किए। अब इसकी डिस्कवरी होती कैसे है? तो डिस्कवरी हम देखते हैं पाकिस्तान का जो अभी पंजाब का प्रोविंस है, पाकिस्तान में भी पंजाब है ये पता है, पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस में लड़कंड एक डिस्ट्रिक्ट है। उस डिस्ट्रिक्ट में एक रेलवे, अंग्रेज़ों ने जब यहाँ आया तो रेलवे बिछाना शुरू किया, रेलवे ट्रैक वगैरह बिछाना शुरू किया। तो रेलवे ट्रैक बिछाने के लिए लोग कुछ मज़दूर ज़मीन को बराबर कर रहे थे, तो वहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें मिली ज़मीन के खुदाई और बराबर लेबलिंग करते वक्त, जो मतलब मज़दूरों को लगा ये बिल्कुल यूनिक है, ये बिल्कुल अलग है, और वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे को दिया गया, एएसआई को दिया गया, और एएसआई की टीम वहाँ पे एक्सकेवेशन शुरू करती है। और एक्सकेवेशन के बाद ये पता लगता है कि वहाँ पर ज़मीन के नीचे, ठीक, जब खुदाई किया गया तो पता लगा कि शायद यहाँ पर बहुत पहले, ठीक है, जो ये जो सामान है वो कोई आबादी बस्ती रही होगी, उसका सामान है। और फिर काफ़ी डिटेल में फिर एक साल बाद जो है मोहनजोदड़ो का डिस्कवरी हुआ, उधर ही पंजाब में ही। ये तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों जो है वो पाकिस्तान के प्रोविंस में ही आता है या पाकिस्तान के रीजन में ही आता है। और धीरे धीरे एक के बाद एक्सकवेशन सब शुरू हो गया। और उस वक्त के जो एएसआई थे, एएसआई के डायरेक्टर जनरल जो थे जॉन मार्शल, उनके लीडरशिप में ये सब काम हो रहा था। तो 1924 में जॉन मार्शल पूरी दुनिया को ये ऐलान कर देते हैं कि पूरी दुनिया की जो पुरानी सिविलाइजेशन सब है, मेसोपोटामियन, इजिप्ट और जो चाइनीज़ सिविलाइजेशन, इन सब सिविलाइजेशन के जैसे इंडिया में भी सिविलाइजेशन पाई गई है, जो उस वक्त से करीब करीब 4 या अभी से 4 साढ़े 4 हज़ार साल पहले की जो है आबादी है, और वो आबादी तौर तरीके से वेल सिविलाइज तरीके से ज़िंदगी जी रही थी। तो अब इस पर हम लोग आगे बढ़ने से पहले हम लोग एएसआई के बारे में डिस्कस करते हैं कि एएसआई है क्या। तो एएसआई का फुल फॉर्म है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। एएसआई 1861 में बनाई गई थी। इसके पहले डायरेक्टर जनरल है अलेक्जेंडर कनिंघम। क्या नाम है पहले डायरेक्टर जनरल? अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम के बारे में हम लोग आगे भी पढ़ेंगे, और हर साल आप देखिएगा कि इसके डायरेक्टर जनरल पर या फर्स्ट डायरेक्टर जनरल, जिसको फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी भी कहते हैं, क्या कहते हैं इनको? फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी की शुरुआत करने वाले हैं, इंडियन आर्कियोलॉजी भी इनको कहा जाता है, फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी भी इनको कहा जाता है। तो ये याद रखना है कि एएसआई, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, आर्कियोलॉजिकल
सर्वे ऑफ इंडिया ये एक इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। ये इंस्टीट्यूशन इसलिए बनाई गई है, तो हिस्ट्री के दो सोर्सेज होते हैं, एक रिटन सोर्सेज होते हैं जिसको हम लिटरेरी सोर्सेज कहते हैं, दूसरा आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज होते हैं जो एक्सकैवेशन के दौरान जो सामान वगैरह खुदाई के वक्त मिलता है उन सब चीज़ों को देख करके इन्वेस्टिगेट करते हैं और हिस्ट्री को रिकन्स्ट्रक्ट करने की कोशिश की जाती है। तो वो काम ASI ही करती है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ही करती है। ASI 1861 में बनाई गई थी कलकत्ता में और पहले डायरेक्टर जनरल के तौर पर एलेक्जेंडर कनिंघम चुना गया और इनको फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी भी कहते हैं। एलेक्जेंडर कनिंघम पर हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एंट्रेंस के एग्ज़ाम में या फिर बोर्ड के एग्ज़ाम में, 1 मार्कर्स वगैरह में, स्कूल वगैरह में, तो बहुत फेमस पर्सनालिटी है, ये याद रखिएगा। इनकी कमियों को भी हम लोग आगे चल करके पढ़ेंगे कि आखिर इनसे क्या गलती हो गई आर्कियोलॉजी के में। तो देखिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे बनाई ज़रूर गई थी 1861 में, लेकिन जिस वक्त हड़प्पा की जो है डिस्कवरी हुई उस वक्त ये डायरेक्टर जनरल नहीं थे, डायरेक्टर जनरल जॉन मार्शल थे। हम देखते हैं क्या बताए थे 1921 में जो पहली हड़प्पन सिटीज़ थी, साइट्स थी, जिसका नाम हड़प्पा था, तो उसका डिस्कवरी हुआ 1921 में। कौन किए थे? ये किए थे दयाराम सहनी। इसका भी नाम याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन होगा ही। दयाराम सहनी, दयाराम सहनी इनका नाम है, ठीक है। अब देखिए इस 1922 में जो है 1922 में मोहनजोदड़ो का हुआ, मोहनजोदारो, ठीक है, ये हुआ। और ये RD बनर्जी थे जो डिस्कवरी किए थे, तो इन दोनों का नाम याद रखना है। हड़प्पा कहाँ है? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ये दोनों आज के डेट में पंजाब प्रोविंस में है, पाकिस्तान का जो पंजाब है वहाँ पर ये जो है आज के डेट में लोकेटेड है। उस वक्त इंडिया का ही पार्ट हुआ करता था, ये आप लोगों को पता भी होगा। और ये हड़प्पा जो है, हड़प्पा कहाँ पर है? हड़प्पा रावी नदी के किनारे है, ये भी याद रखना। और मोहनजोदड़ो इंडस रिवर के किनारे हैं, जो इंडस मेन रिवर है उसके किनारे हैं। अब देखिए इस सिविलाइजेशन का, तो ये दयाराम सहनी और RD बनर्जी कौन थे? ASI में ही ऑफिसर हुआ करते थे। इन लोगों ने ये 2 शहरों का डिस्कवरी किया है और ये सब काम किसके लीडरशिप में कर रहे थे? तो उस वक्त जो नेक्स्ट डायरेक्टर जनरल थे, उस डायरेक्टर जनरल का नाम क्या था? वो डायरेक्टर जनरल जॉन मार्शल थे। क्या नाम था? जॉन मार्शल, ठीक है। ये उस वक्त के डायरेक्टर जनरल हुआ करते थे, जॉन मार्शल। और 1924 में ये पूरी दुनिया को ऐलान करते हैं। तो ये इससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है, जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। अब हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस सिविलाइजेशन को हड़प्पन सिविलाइजेशन क्यों कहा जाता है, या इस सिविलाइजेशन को हम जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन क्यों कहा जाता है। तो हड़प्पा चूँकि पहली शहर थी जो डिस्कवरी हुई थी, पहली शहर जो तलाश में आई थी, तो इसी वजह से जो है इन सब सारे और उस जैसी जितनी भी शहर आई जहाँ पर हड़प्पा के जैसे जो है तौर तरीके से लोग ज़िंदगी जिया करते थे, इसी वजह से उन सारे को एक साथ हड़प्पन सिविलाइजेशन कह दिया गया। और इंडस वैली सिविलाइजेशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनकी जितनी भी साइट्स है, जैसे बहुत सारी शहरें या बहुत सारी बस्तियाँ जो है वो ईजाद में आई थी, तलाश हुआ उन सब बस्तियों का। तो जैसे आप देख लीजिए, एक बस्ती हड़प्पा है, दूसरा मोहनजोदड़ो है, तीसरा कालीमंगन है, लोथल है, धोलावरी है, शोरतुगे है, सुक्ता गेंदोर है, चान्हूदारो है, बनवाली है, या और भी है, कश्मीर में मांडू है, दामाबाद है। तो बहुत सारी जो है आबादी थी। तो इन सब आबादियों में हड़प्पन्स के जैसा ही रहन सहन तौर तरीका सब था, इसीलिए इसको हड़प्पन्स कहा गया। चूँकि पहली हड़प्पा पहली साइट थी, इसीलिए हड़प्पन सिविलाइजेशन इसको कहा जाता है। इसके बाद हम देखते हैं इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सब जितनी भी शहरी या बस्तियाँ या आबादी जो भी कह लीजिए, जो भी था, ये जो है ना बस्तियाँ सब, ये सभी बस्तियाँ इंडस या इंडस के ट्राइब्यूटरीज नदी के किनारे बसी हुई थी, इसीलिए हम लोग इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं। तो ये इसका नाम इस तरीके से जो है वो ओरिजिनेट हुआ। अगर इस आबादी का हम एक्सटेंट देखें तो ये कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था, कितने दूर तक ये आबादी, ये बस्ती, ये सिविलाइजेशन थी, तो प्रेजेंट डे पाकिस्तान, इसके बाद जो इंडिया का नॉर्थ वेस्ट और जो है अफ़गानिस्तान का नॉर्थ ईस्ट वाला हिस्सा, तो इतने दूर तक फैला हुआ था। अगर इसके एरिया की बात करें तो 12,99,666 समथिंग किलोमीटर स्क्वायर, इतने दूर तक जो है फैला हुआ था। इस समय से सबसे बड़ी आबादी या सबसे फेमस आबादी मोहनजोदड़ो है, जो मोहनजोदड़ो की बहुत सारी खासियत वगैरह भी पढ़ते हैं। अगर हम इसकी नॉर्दर्न एक्सटेंट और साउदर्न एक्सटेंट की, नॉर्थ में कौन सा था, साउथ में कौन सा था, जैसे अभी हम कहते हैं कि इंडिया जो है नॉर्थ में जम्मू कश्मीर से लेकर के साउथ में कन्या
कन्याकुमारी तक, और ईस्ट में जो है अरुणाचल से लेकर के वेस्ट में पोरबंदर तक कहते हैं या गुजरात तक कहते हैं। वैसे ही अगर इंडस सिविलाइजेशन का नॉर्दर्न, साउदर्न और ईस्टर्न वेस्टर्न एक्सटेंट की बात करें तो हम इस तरीके से कह सकते हैं। यहाँ देखिए सबसे नॉर्थ में मांडू था जो कि जम्मू कश्मीर में था। इसके अलावा सबसे साउथ में हम देखते हैं दायमाबाद था जो कि महाराष्ट्र में है, मतलब उस वक्त महाराष्ट्र में रहा होगा, आज के महाराष्ट्र में। उसके बाद ईस्टर्न वाला देखते हैं तो ये आलमगीरपुर था, आलमगीरपुर। ये आलमगीरपुर कहाँ है तो यूपी में है, और ख़ास करके जो है ना मेरठ के आसपास है, ठीक है ये जगह। और एक और था वेस्ट, सबसे वेस्ट वाला देखिए तो सुख्ता गेंदोर है, सुख्ता गेंदोर, ये अफ़गानिस्तान वाले पार्ट में रहा होगा, ठीक है। तो ये इसका जो है वो अफ़गानिस्तान, ये इसका नॉर्दर्न साउदर्न ये सब एक्सटेंट था। अब हम लोग इस सिविलाइजेशन के यहाँ देखिए कि सिविलाइजेशन के बारे में डिस्कस कर लिए। मेजर सिविलाइजेशन जो हम लोग देखें, मेजर सिविलाइजेशन पूरी दुनिया में कौन कौन सी थी? चाइनीज सिविलाइजेशन, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन और इजिप्टियन सिविलाइजेशन। डिस्कवरी ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन हम लोग देख लिए। हड़प्पन सिविलाइजेशन की डिस्कवरी कैसे हुई तो 1921 में पाकिस्तान का जो पंजाब प्रोविंस है उस वक्त जो इंडिया का ही पार्ट हुआ करता था, वहाँ पर ब्रिटिशर्स रेलवे ट्रैक बिछा रहे थे, कुछ मजदूर काम कर रहे थे, ज़मीन का को लेवलिंग किया जा रहा था। उन सब लेवलिंग के दौरान कुछ जो है इन लोगों को मटेरियल्स मिलता है, कुछ चीज़ें मिलती है जो बहुत पुरानी होती है दिखने में, और जो है उन चीज़ों का जब इन्वेस्टिगेशन किया जाता है, फिर और भी जगहों पर एक्सकवेशन किया जाता है आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा, तो वहाँ पर पता लगता है कि बहुत बड़ी आबादी और बहुत बड़ी बस्ती आज से काफ़ी दिन पहले यहाँ पर रहा करती थी। फिर जो कार्बन डेटिंग टेक्नोलॉजी से उन सब जो है चीज़ों का पता लगाया जाता है, ये कितना पुराना है, तो पता लगता है कि आज से 4,500 साल पहले था, ठीक है। और इन लोगों इस आबादी का अगर हम टाइम लाइन देखें तो इस टाइम लाइन के बारे में अलग अलग हिस्टोरियन का अलग अलग राय है, लेकिन ज़्यादातर हिस्टोरियन ये बात कहते हैं 1950 BC, ठीक है। मतलब ये 2600 से लेकर के 1850 या जो है 1900 BC, 1850 BC जो है, कोई कोई हिस्टोरियन 2500 से लेकर के और फिर जो है ना ये 1750 कह देते हैं। तो 2600 से लेकर के 1850 BC मोस्ट एक्सेप्टेबल है, ज़्यादातर हिस्टोरियन यही कहते हैं। तो ये जो है ना ये BC में है। फिर अगर आप देखिएगा हम इसकी बात करें तो यहाँ देखिए 4-4,500 साल हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये क्राइस्ट का बर्थ है। क्राइस्ट के बर्थ से कब कहा गया कि 2600 BC, ठीक है। फिर इस तरफ आज भी अभी जो हम लोग देखते हैं 2022 भी हो गया, तो यहाँ देख लीजिए इस तरफ 2022 और इस तरफ 2600, तो करीब करीब हम देखते हैं 4-4,500 साल, 45-4600 साल जो है वो पुरानी ये आबादी थी, ठीक है। ये कहीं पर हमारे पास रिटन सोर्सेज में नहीं है, ये आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज से, मटेरियल से, आर्टिफैक्ट से, इन सब चीज़ों का पता लगाया गया कि ये सब सामान है जो एक्सकवेशन के दौरान मिली है वो कितनी पुरानी है, ठीक है। अब आगे देखिए हड़प्पा के बारे में पता किए, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, इसके अलावा और भी सारी शहरें सब थी जो देखिए लोथल है, धोलावीरा है, कालीबंगन है, शोरतुगे है, चानूदारो है, और भी बहुत सारी जगह, बनवाली है, सुख्ता गेंदोर है, बहुत सारी जो है वो आबादी थी। अभी आज के डेट में हाँ ज़्यादातर साइट्स जो है वो प्रेजेंट डे पाकिस्तान में, ज़्यादातर बस्तियां प्रेजेंट डे पाकिस्तान में हैं, और अभी भी स्टिल आज तक इन सब शहरों का नया जो जगह या आबादी डिस्कवर हो ही रही है। इसके बाद हम लोग देखते हैं फीचर्स ऑफ दिस सिविलाइजेशन। इस सिविलाइजेशन की आखिर खासियत क्या थी, तो फीचर्स ऑफ सिविलाइजेशन देखते हैं। फीचर सिविलाइजेशन में देखा गया खास करके मोहनजोदड़ो की हम पहले बात करते हैं। मोहनजोदड़ो जो सबसे बड़ी आबादी थी और सबसे फेमस आबादी थी, ठीक है। तो मोहनजोदड़ो की बात करते हैं तो पूरी आबादी दो पार्ट में बटी हुई थी, एक पार्ट को बोलते हैं सिटाडेल और दूसरे को लोअर टाउन। सिटाडेल जो था वो थोड़ा छोटी आबादी थी, ठीक है, मतलब जितनी भी बस्तियाँ सब थी ऑलमोस्ट ऐसा देखा गया कि दो पार्ट में, खास करके मोहनजोदड़ो में ये ज़्यादा दिखाई देता है कि पूरी आबादी दो हिस्से में बटी हुई थी। एक हिस्सा सिटाडेल कहलाता था जो कि आबादी तो छोटी थी लेकिन ज़मीन से ऊंचाई पर बसी हुई थी, और वहाँ पे दो स्पेशल स्ट्रक्चर मिले हैं जिसको जो है ग्रेट बाथ कहा गया और वेयर हाउसेस कहा गया। मतलब ग्रेट बाथ एक स्विमिंग पूल टाइप का स्ट्रक्चर हुआ करता था, शायद लोग रिचुअल पर्पज से वहाँ पर जो है ना वो बाथिंग के लिए जाते रहे होंगे। और जो है ग्रैनरीज भी जो है पाया गया है, जिसमें ग्रैनरीज में शायद जो है ना स्कार्सिटी के वक्त के लिए अनाज वगैरह स्टोर करके जो है रखे जाते रहे होंगे।
तो ये मोहनजोदड़ो का था। जो सीटाडेल का था, सीटाडेल के बाद जो दूसरी है लोअर टाउन है। लोअर टाउन थोड़ा नीचे में बसा हुआ था जो, लेकिन ये आबादी काफ़ी बड़ा था। सीटाडेल चारों तरफ से पके हुए ईंट के दीवारों से घिरा हुआ होता था और सीटाडेल और लोअर टाउन्स में के बीच में जो है वो वॉल्स होते थे जो सीटाडेल और लोअर टाउन को जो है ना वो सेपरेट करते रहे। और चूंकि वो आबादी थोड़े ऊंचे पर बसी हुई थी तो शायद ऐसा अंदाज़ा लगाया जाता तो जो रिच या इन्फ्लुएंशियल लोग हैं वो लोग वहाँ पर रहते रहे होंगे। इसके बाद हम देखते हैं ये सीटाडेल लोअर टाउन का जिक्र कर दिए, ग्रेट बाथ का जिक्र कर दिए। हड़प्पन सिविलाइजेशन की जो और भी खासियत जो थी वो ये खासियत थी कि ये एक अर्बन सिविलाइजेशन थी। मतलब अर्बन सिविलाइजेशन है, लोग शहरी तौर तरीके से ज़िंदगी जो है वो जी रहे थे। मतलब शहर में जैसे जो शहर की जो जो खासियत होती है कि जो है ना सीधे सीधे रोड होते हैं, चौड़े चौड़े रोड होते हैं, रोड एक दूसरे पर राइट एंगल पर काटते हैं, ग्रिड पैटर्न बनाते हैं, वेल प्लान ड्रेनेज सिस्टम होता है। इसके अलावा वेल आबादी जो है प्लानिंग के तहत बसाई जाती है। इसके अलावा जो घर वगैरह थे वो भी प्लानिंग के तहत बसाए गए थे। इसके बाद और भी एक से ज़्यादा मंजिल के घर थे, हर एक घर में वॉशरूम था, हर एक घर में ट्यूब जो वेल का पानी का इंतज़ाम था। तो ये सब शहर की खासियत होती है। तो ये सब सारी खासियत वहाँ पाई गई है। तो ये एक अर्बन सिविलाइजेशन थी, ये याद रखना। इसके अलावा इस सिविलाइजेशन को ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी कहते हैं, ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी कहते हैं। ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन, इस सिविलाइजेशन को क्यों कहते हैं? क्योंकि बड़े पैमाने पर ये लोग जो है अपने टूल्स और वेपन्स इक्विपमेंट्स के लिए जो है ना वो इसका इस्तेमाल किया, ब्रॉन्ज का इस्तेमाल किया। ब्रॉन्ज एक एलॉय होता है जो किस चीज़ से बनता है? टिन और कॉपर के जो को मिक्स करने से बनता है। तो शायद ये लोग जो है ना मतलब एलॉय बनाना जानते थे। ज़्यादा पैमाने पर ब्रॉन्ज का इस्तेमाल हुआ, याद रखना है। अलग अलग एग्ज़ाम में, कंपटीशन के एग्ज़ाम में या फिर जो है आपको 1 मार्कर में बोर्ड्स वगैरह में पूछ देगा कि हड़प्पन सिविलाइजेशन एक ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन है और या जो है स्टेटमेंट सही है या गलत है, या अलग अलग तरीके से ये पूछा जा सकता है। तो ये सब चीज़ें हैं। इसके बाद और भी क्या देखते हैं कि इन लोगों का जो रोड्स वगैरह सब था वो एकदम सीधे सीधा रोड हुआ करता था, चौड़ा चौड़ा रोड हुआ करता था। रोड एक दूसरे को ग्रिड पैटर्न पर काटता था और ये एक रोड दूसरे रोड को जो काटता था तो आबादी जो थी इन लोगों की रेक्टेंगुलर पैटर्न में जो है वो बसा हुआ था। रेक्टेंगुलर पैटर्न में कहने का मतलब ऐसे कि ये रोड ये रोड ये रोड ये रोड और फिर इस तरफ से रोड जा रहा है, तो ये रेक्टेंगुलर पैटर्न में। तो इन सब चीज़ों से ऐसा पता लगता है कि शायद ये लोग पहले प्लानिंग करते रहेंगे, पहले रोड्स के लिए जो है ड्रेनेज के लिए जगह छोड़ते रहेंगे, तब जो है घर बनाते रहेंगे। इसीलिए इसको प्लान जो है वो सिटीज़ कहा गया। इसके अलावा अगर इसकी ड्रेनेज की बात करें तो हर एक शहरों में ड्रेनेज था। जो स्ट्रीट की ड्रेनेज होती थी वो भी पके ईंट का बना हुआ होता था। सभी जगहों पर पत्थरों से वो ढका हुआ होता था, खुला नहीं होता था, क्योंकि जो है वक्त पड़ने पर उसको खोल करके साफ़ किया जा सके। इसके अलावा घर का ड्रेनेज गली के ड्रेनेज में जा करके मिलता था और ये वो ड्रेनेज जो है वो पानी जो है वो बाहर जो है साफ कर बस्ती के बाहर ले जाता रहा होगा। ठीक है, तो ये हम लोग देखते हैं कि रोड की खासियत और ड्रेनेज की खासियत। इसके बाद हाँ, इसके अलावा बारिश के पानी का अलग ड्रेनेज हुआ करता था। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। इसके बाद हड़प्पन के बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की बात करें तो हड़प्पन के बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन में हम लोग देखते हैं, इनके बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में देखते हैं जो इन लोगों का जो बिल्डिंग का जो डिज़ाइन हुआ करता था ये भी बिल्डिंग प्लानिंग के तहत बनाते थे। और पहले ये कोर्टयार्ड हुआ जिसको हम लोग आंगन कहते हैं। कोर्टयार्ड के चारों तरफ ये लोग घर बनाया करते थे। कोर्टयार्ड के चारों तरफ से घर बना होता था और कोर्टयार्ड जो है वो बीच में होता था। इन लोगों का जो गेट होता था वो गेट जो है वो बीच में नहीं होता था, किनारे में होता था। वो इस वजह से किनारे में होता था कि ये सड़क के किनारे जो है रोड मकान बने होते थे, तो सड़क पे चलने वाले लोग जो है आंगन में बैठे हुए, कोर्टयार्ड में बैठे हुए लोगों को नहीं देख सके। तो कहीं ना कहीं ये लोग पर्दा वगैरह का भी जो है इंतज़ाम करते थे और जो या उनको लेकर के फिक्रमंद थे। फिर रोड पर जो गर्द धूल गुबार वगैरह सब जो है वो डस्ट वगैरह जो है वो आंगन में नहीं जाए। जितने भी घर बने हुए थे उसमें किसी भी जगहों पर रोड की तरफ विंडोज़ नहीं देखा गया है। हर एक घर में वॉशरूम का इंतज़ाम है, हर एक घर में ट्यूबवेल का जो है ना पूरे वेल का इंतज़ाम है। किसी जगहों पर स्टेयर्स भी मिले हैं, मतलब सीढ़ियाँ भी मिली है। तो शायद वो जो है वो सब जगह पर एक से ज़्यादा मंजिल के जो है वो घर बनाए जाते रहे होंगे। तो ये सब जो है ना हमारा इनके बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का जो है वो तरीका है कि बिल्डिंग्स इस तरीके से बनाए जाते रहे होंगे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। तो कोर्टयार्ड होता था, कोर्टयार्ड के चारों तरफ से बनाते थे। कोर्टयार्ड का इस्तेमाल जो है ना खाना बनाने या फिर वुमेन्स वगैरह सब खाना बनाने या घर के और कामों के लिए जो है इंतज़ाम करती रही होंगी कि ये लोग कोर्टयार्ड में बैठ करके ये सब काम करते रहे होंगे। इसके बाद देखिए
हड़प्पन के सोशल डाइवर्सिटीज़ की अगर हम बात करें, सोसाइटी में डाइवर्सिटीज़ था या नहीं था, तो हड़प्पन सोसाइटी में अगर एक्सकवेशन के दौरान जो रिमेंस वगैरह सब मिले हैं या फिर बरियल्स वगैरह देखते हैं, तो इन सब चीज़ों से सोशल डाइवर्सिटी पता लगता है। सोशल डाइवर्सिटी सबसे पहला बरियल से पता चलता है। बरियल्स बोलते हैं कब्र को। तो कब्र जो बहुत सारे कब्र वगैरह सब मिले हैं, कुछ कब्र में सीमेंटेड किया हुआ सीमेंटेड कब्र है और कुछ कब्र जो है वो मिट्टी के ही कब्र हैं, ठीक है, जिसको हम ग्रेवयार्ड कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा उनके जो है कब्र के बनावट में भी जो है अलग अलग चीज़ें हैं, कब्र की बनावट भी अलग अलग है। ये लोग अपने मुर्दों को जलाते नहीं थे, अपने मुर्दों को दफन कर देते थे, ज़मीन के अंदर गाड़ देते थे। तो कुछ कब्रें ऐसे मिली है हॉरिजेंटल और कुछ वर्टिकल पिट गड्ढा टाइप का मिला है। तो इससे भी पता लगता है कि अलग अलग लोगों का अलग अलग यकीन रहा होगा, डाइवर्सिटीज़ रहा होगा। इसके बाद हम देखते हैं बरियल्स में भी जो बहुत सारे बरियल्स में बहुत सारे सामान मिले हैं, ठीक है, जो बिलोंगिंग, मतलब शायद जो मुर्दा को जो ये लोग दफनाते थे तो या डेड बॉडीज़ को दफनाते थे तो उससे रिलेटेड जो भी बिलोंगिंग्स होती थी उनको भी दफन कर देते थे। तो शायद इससे पता लगता है शायद इन लोगों का ऐसा यकीन रहा होगा कि डेथ के बाद भी कोई ज़िंदगी है और उस ज़िंदगी में ये सब काम आएगा। किसी किसी कब्र में लग्जरियस आइटम वगैरह भी मिले, जैसे कॉपर्स के मिरर मिले हैं, ज्वेलरी मिले हैं, ऑर्नामेंट्स की और भी चीज़ें मिले हैं, ठीक है, गोल्ड ज्वेलरीज वगैरह सब, गोल्ड एंड ये सब चीज़ वहाँ पर जो है किसी किसी कब्र में मिला और किसी किसी कब्र में डेली यूज़ के सामान वगैरह सब मिले हैं। तो ये जहाँ पर गोल्ड ज्वेलरीज या फिर जो है एक्सपेंसिव चीज़ें मिली हैं तो शायद जो है अमीर लोगों का कब्र रहा होगा, वो अमीर रहे होंगे, और जो है ना जहाँ पर डेली यूज़ के सामान मिले तो इससे पता लगता है गरीब वो रहे होंगे। इसके बाद सीटाडेल और लोअर टाउन्स में भी देखिए, सीटाडेल जो ऊपर आबादी बसी हुई थी तो वहाँ पे शायद जो है कुछ इन्फ्लुएंशियल लोग रहते रहेंगे, रिच या पावरफुल लोग रहते रहेंगे, और लोअर टाउन में आम आबादी रहती होगी। तो बरियल से, सीटाडेल और लोअर टाउन से, इसके अलावा जो अवेलेबल और भी मटेरियल्स वगैरह मिले हैं, जो एक्सकवेशन के दौरान जितने भी मटेरियल्स मिले हैं उनको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। एक मटेरियल्स है कि डेली यूज़ का होगा, जो सभी के इस्तेमाल का होगा, जो सभी जगह पाया गया, डेली यूज़ मटेरियल, ठीक है, जो डेली यूज़ की चीज़ें हैं जो सभी लोग इस्तेमाल करते रहेंगे वो तो सभी इस्तेमाल करेंगे। और कुछ जगहों पर जो चीज़ें मिली हैं वो एक्सपेंसिव है और कहीं ना कहीं कि ऐसा लग रहा है कि ये अमीर लोग ही इस्तेमाल करते रहेंगे और ये सभी जगह पर नहीं मिला, ठीक है। तो इन तीनों चीज़ों से पता लगता है कि सोशल डाइवर्सिटीज़ था, ठीक है, मतलब अमीर और गरीब लोग रहे होंगे, लोगों का अलग अलग यकीन रहा होगा। तो सोशल डाइवर्सिटीज़ पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है, हम क्वेश्चन में भी डिस्कस करेंगे, तो याद रखिएगा। बरियल से, सीटेड लोअर टाउन से या अवेलेबल मटेरियल एक्सकवेशन के दौरान जो ऑब्टेन की गई थी उन सब चीज़ों से पता लगता है कि वहाँ पर सोशल डाइवर्सिटीज़ था, ठीक है। इसके अलावा हम लोग आर्ट, क्राफ्ट एंड हैंडीक्राफ्ट देखते हैं, ठीक है। तो इससे पहले हम लोग एक चीज़ और देखने की कोशिश करते हैं कि यहाँ के लोग अपने रोज़ी रोटी के लिए क्या करते थे, अपनी रोज़ी रोटी के लिए या सस्टेनेंस के लिए, सर्वाइवल के लिए, सबसिस्टेंस, अपने सबसिस्टेंस के लिए ये लोग क्या करते थे। सबसिस्टेंस का सबसे पहला ज़रिया था एग्रीकल्चर। ये लोग एग्रीकल्चर वगैरह किया करते थे क्योंकि बहुत सारे जगहों पर एग्रीकल्चर की निशानियां मिली है। एग्रीकल्चर में, जैसे एग्रीकल्चर में ये लोग पुलाव का इस्तेमाल करते थे, ठीक है। और कालीबंगन में जो है कुछ चीज़ें मिली है, कालीबंगन में जूते हुए खेत मिले हैं, जूते हुए खेत मतलब प्लॉट फील्ड मिले हैं, कुछ बर्नट राइसेस मिले हैं। इसके अलावा एक फील्ड में ऐसा देखा गया है कि शायद ये लोग एक से ज़्यादा क्रॉप कल्टीवेट करते रहेंगे। तो ये सब एविडेंसेस मिले हैं। प्लाव जो है टेराकोटा प्लाव मिला है बनवाली में, जो कि हरियाणा, आज के प्रेजेंट डे में हरियाणा में होना चाहिए। इसके अलावा बहुत सारे जगहों पर जो मटेरियल्स, रिमेंस वगैरह मिले हैं उससे ये पता लग रहा है कि वीट, बार्ले, जौ, ये सब जो है इन सब चीज़ों की, लिंटेंस, इन सब चीज़ों की कल्टीवेशन ये लोग करते थे। तो सबसे पहला जरिया था सबसिस्टेंस का एग्रीकल्चर। उसके बाद डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स भी था कि एनिमल्स के भी, बहुत सारे एनिमल्स के बोन्स वगैरह मिले हैं। इसके अलावा फिशिंग और हंटिंग्स के भी मिले हैं। फिशिंग हंटिंग्स के बहुत सारे जगहों पर मछलियों के जो है वो कांटे वगैरह मिले हैं, या और भी बर्ड्स की जो हड्डियाँ वगैरह मिली है। तो शायद ये लोग जो है ना रोज़ी रोटी के लिए जानवर भी पालते रहेंगे और फिशिंग और हंटिंग भी करते रहेंगे, लेकिन मेन ऑक्यूपेशन इन लोगों का एग्रीकल्चर था, ठीक है। अब आगे देखिए, एग्रीकल्चर की टेक्नोलॉजी पर भी बात होती है। तो इरिगेशन का ये लोग इस्तेमाल करते थे या नहीं करते थे। तो इरिगेशन के इस्तेमाल के लिए देखा गया है कि जो है कैनाल्स मिला है। कहाँ पर कैनाल्स की निशानी मिली है? शोरतुगे में मिली है। शोरतुगे में कैनाल्स की निशानी मिली है, ठीक है, जो शोरतुगे अफगानिस्तान में है।
इसके बाद देखें कि जो है ना वाटर रिजर्वायर भी मिला है। ये रिजर्वायर कहाँ पर मिला है? ये रिजर्वायर मिला है कि इसमें लोथल में यहाँ पर मिला है रिजर्वायर, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें हैं जो इरिगेशन के टेक्निक के तौर पर लोग इस्तेमाल करते रहेंगे, ठीक है, कैनाल्स या रिजर्वायर वगैरह इरिगेशन पर्पज से। तो ये सब्सिस्टेंस के लिए देखिए एग्रीकल्चर भी करते थे, एग्रीकल्चर के अलावा डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स भी करते थे। बहुत सारे एनिमल्स के बोन्स वगैरह सब भी अलग अलग जगहों पर पाए गए हैं। तो उससे आर्कियोलॉजिस्ट ये अंदाज़ा लगाते हैं कि ये शायद ये लोग इनको पालते रहेंगे। फिर बहुत सारे बर्ड्स और फिश के भी जो है बोन्स वगैरह सब मिले हैं। इन सब चीज़ों से पता लगाया जा सकता है कि ये लोग अपनी सब्सिस्टेंस के लिए या ज़िंदगी गुजारने के लिए, रोज़ी रोटी के लिए ये सब तीनों काम करते रहेंगे। इसके बाद हम लोग देखते हैं आर्ट एंड क्राफ्ट। तो इसके बाद आर्ट एंड क्राफ्ट में भी दिखाई देता है कि यहाँ के लोग आर्ट एंड क्राफ्ट या हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्शन में भी जो है ना वो इन्वॉल्व थे। और जिसमें हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्शन का जो सबसे फेमस साइट है, जो फेमस जगह है, वो कौन सा है? चान्हू दारो है, याद रखना है। एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्शन का जो सबसे फेमस साइट है, ठीक है, हड़प्पन सिविलाइजेशन का, वो चान्हू दारो है, जो कि पाकिस्तान के पाकिस्तान प्रोविंस में है। आखिर हैंडीक्राफ्ट में जो मेजर चीज़ें ये लोग क्या सब बनाते थे? तो मेजर चीज़ें सील्स बनाते थे, वेट एंड मेज़र बनाते थे, बीड्स वगैरह बनाते थे, ये सब सारी चीज़ें हैं। तो सील्स क्या थे? सील्स मोहरों को कहा गया है, ठीक है, सील्स एंड सीलिंग। और मोहर होता क्या था? तो मोहर का इस्तेमाल होता था लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए, कि अगर कोई सामान या कंसाइनमेंट जो है ना एक किसी जो है वो पैकेज में या बोरे में पैक करके भेज रहा है, तो उसके मुंह को रस्सी से बांध दिया जाता था, मिट्टी के लेप उस पर लगा दिए जाते थे, और जो है उस पर कुछ निशान वगैरह लगा दिया जाता था मोहर के तौर पर, ठीक है। वो दो पर्पस से जो है इस्तेमाल, दो पर्पस से होता है। सबसे पहला कि एक जगह से दूसरी जगह का सामान भेजा जा रहा है, तो इस बात का पता लगाया जा सके इसमें किसी तरह की टैंपरिंग तो नहीं हुई है, मतलब छेड़छाड़ तो नहीं हुई है, ठीक है। अगर मोहर या मिट्टी अगर उखड़े हुए हैं, मोहर के जो मोहर लगे हुए हैं उसमें इंटैक्टिविटी नहीं है या इरेगुलरिटी है, वो बिल्कुल इंटैक्ट नहीं है, तो शायद इसमें कहीं ना कहीं कोई टैंपरिंग हुई है, छेड़छाड़ हुई है। दूसरा कि उस पर जो बहुत सारे निशान होते थे वो कहीं ना कहीं मैसेज होता था, या फिर जो आदमी भेज रहा है उसके नाम होते थे, या जो है सिंबल वगैरह होता था, कि एक आइडेंटिफिकेशन के लिए भी इस्तेमाल होता था कि कौन भेजा और किसका सामान। इन सब सारी चीज़ों का मोहर का इस्तेमाल इसके लिए होता था। और मोहरों पे बहुत सारी चीज़ें लिखी होती थी जो है कहीं ना कहीं पिक्चोरियल भी होता था, और बहुत सारे लेटर्स टाइप के भी थे। अब उसको अल्फ़ाबेटिकल तो नहीं था, लेकिन वो स्क्रिप्ट पर बात करेंगे कि उसकी स्क्रिप्ट में मतलब क्या सब लिखा जाता था। इन सब बातों का पता नहीं लग सका, लेकिन कुछ लिखा होता था और कुछ पिक्चर्स, सिंबल्स वगैरह भी बने होते थे। इसके अलावा सील्स बनता किस चीज़ से था? तो स्पेशल किस्म के पत्थर होते थे, उस पत्थर को स्टीटाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टीटाइट कहते हैं। ये पत्थर होते थे स्पेशल किस्म के, ठीक है। स्टीटाइट से जो है वो सील बना होता था। सील पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सील का मकसद क्या होता था, आखिर सील का यूजेस क्या किया जाता था? तो लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है, टैंपरिंग वगैरह से जो है कि आइडेंटिफिकेशन के लिए, और सेंडर्स के आइडेंटिफिकेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता था, मैसेज वगैरह कन्वे करने के लिए। वेट एंड मेज़र हम तराजू और बटखारे को कहते हैं। तो वहाँ पे लोग जो है मेज़र वगैरह भी करते थे। वेट्स जो बना होता था वो स्पेशल किस्म के पत्थर से वेट्स बना होता था, ये सब याद रखना है। ये चर्ट्स जो स्पेशल किस्म की पत्थर है उससे बनी होती थी। और सील किससे बना होता था? सील बना होता था स्टीटाइट से बना होता था, ठीक है। ये सब याद रखना है, ठीक है। और वेट किस लिए करते हैं? जैसे आज के डेट में हम चीज़ों को वेट करते हैं, तो वेट्स मेज़र और सील वगैरह के बनावट में भी जो है ना वो हम देखे हैं कि यूनिफॉर्मिटी है। सील्स वगैरह अलग अलग जो है डिज़ाइन का होता था, क्यूबिकल होता था, सिलेंड्रिकल होता था, ये सब चीज़ जो है देखा गया। अब आगे देखिए, बीड्स मेकिंग भी करते थे। अलग अलग किस्म के जो है वो बीड्स से जो है मोतियाँ, माले वगैरह सभी बनाए जाते थे, और इन सब चीज़ों के लिए जो है ना अलग अलग जगहों से चीज़ें मंगवाई जाती थी, स्टैचू वगैरह भी बनाए जाते थे। अब देखिए, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्शन सेंटर। ये हैंडीक्राफ्ट की प्रोडक्शन जो है कहाँ पर हो रही है या कहाँ पर होती रही होगी, नहीं होती रही होगी, इसका अंदाज़ा ये लोग कैसे लगाते रहेंगे? तो जिन सब जगहों पर हैंडीक्राफ्ट से रिलेटेड जो रेसिड्यू मिले हैं, तो उससे अंदाज़ा लगाया जाता है कि यहाँ पे क्राफ्ट प्रोडक्शन सेंटर रहा होगा, यहाँ पे लोग प्रोडक्शन करते रहेंगे। उस प्रोडक्शन में भी रॉ मटेरियल की बात करें कि रॉ मटेरियल वो लोग कैसे ऑब्टेन करते थे, तो रॉ मटेरियल कैसे ऑब्टेन करते थे? कुछ क्राफ्ट
सेंटर, हैंडीक्राफ्ट सेंटर उन्हीं जगहों पर है जहाँ पर रॉ मटेरियल ऑलरेडी मौजूद है, और कुछ क्राफ्ट सेंटर जो है वो दूसरी जगहों पर है और रॉ मटेरियल दूसरी जगहों से मंगवाया जाता रहा होगा। जैसे हम कॉपर की बात करें तो कॉपर राजस्थान से मंगवाए जाते थे, राजस्थान में जगह है खेतरी, वहाँ से मंगवाए जाते थे। गोल्ड जो था साउथ इंडिया से मंगाए जाते थे, कोलार जो रीजन है उन सब जगहों से मंगाए जाते थे। इसके अलावा स्पेशल किस्म की पत्थर है लैपिस लजुली, वो लैपिस लजुली ब्लू कलर का जो है वो पत्थर होता था। ये सब जो है शोरतुगे और भी अलग अलग जगहों से, शोरतुगे से लैपिस लजुली मंगाया जाता था। लैपिस लजुली का भी याद रखना पूछा जाता है लैपिस लजुली पर कि वो कहाँ से ऑब्टेन किया जाता था। इसके अलावा हम लोग अगर इसके हड़प्पन स्क्रिप्ट की बात करें तो इसके स्क्रिप्ट के बारे में, हड़प्पन स्क्रिप्ट जो था वो देखिए, इसकी स्क्रिप्ट जो थी वो अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है कि ये कौन सी स्क्रिप्ट थी। जैसे हम लोग देखते हैं, हम लोग हिंदी लिखते हैं तो देवनागरी स्क्रिप्ट होता है, इसके अलावा हम लोग इंग्लिश लिखते हैं तो रोमन स्क्रिप्ट है। तो वैसे ही हड़प्पन लोगों का जो है बहुत सारी लिखावट मिली है, जो कहाँ पर मिली है, ज़्यादातर सील्स पर मिली है, ठीक है। लेकिन इन लोगों का जो ये स्क्रिप्ट होता था वो स्क्रिप्ट राइट टू लेफ्ट होता था, मतलब इस तरफ से लिखा जाता था, ठीक है, इस तरफ से शुरू होता था। लेकिन बहुत सारे जगहों पर मतलब इन लोगों का इस तरफ से शुरू ज़रूर होता था, लेकिन ऐसे इस तरफ से ऐसे 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 दोनों तरफ से लिखा जाता था, जिसको बोस्ट्रोफेदेन हम लोग कहते हैं। बोस्ट्रोफेदेन दोनों तरफ से लिखा जाता था, लेकिन शुरू कहाँ से होता था, ये राइट से लेफ्ट की तरफ जो है, इस तरफ से इस तरफ जो है वो शुरू होता था। इसके अलावा ये इन लोगों की जो स्क्रिप्ट है वो पिक्चोरियल है, मतलब बहुत सारे पिक्चर्स वगैरह सब भी बने हुए हैं। इसके बाद देखते हैं कि जो लेटर्स वगैरह हैं वो कितने पाए गए हैं, तो 375 से 400 लेटर्स पाए गए हैं, और मैक्सिमम किसी एक मोहर पर मैक्सिमम 26 लेटर्स पाए गए हैं। ये सब पूछा जाता है, ये पूछा जाता है कि हड़प्पन लोगों के स्क्रिप्ट में कितने वर्ड्स जो है या कितने सिंबल्स पाए गए हैं, तो 375 से 400 सिंबल्स जो है वो पाए गए हैं, और एक जो है ना सील पर या एक जगह पर लिखावट पर मैक्सिमम जो है 26 लेटर्स जो है वो पाए गए हैं। याद रखना। मोहनजोदड़ो के बारे में बात कर रहे थे तो एक बात आपको बताना भूल गए कि वहाँ पर मोहनजोदड़ो में अकेला 700 से ज़्यादा वेल्स मिले हैं, कुआं मिला जो पानी के पर्पस से इस्तेमाल करते रहेंगे। याद रखिएगा, ये सब छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है जो एग्ज़ाम में आपसे पूछ सकता है, और आपको नहीं पता रहा तो पता है कि नंबर कट जाएगा, ठीक है। तो छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन है, 1 मार्कर वगैरह में आपसे पूछ सकता है। तो हड़प्पन स्क्रिप्ट पर जब बात कर रहे थे तो इन लोगों की स्क्रिप्ट जो है वो अभी तक डिसिफर्ड नहीं की जा सकी। डिसिफर्ड मतलब होता है समझना, ठीक है। अनडिसिफर्ड है, अनडिसिफर्ड मतलब कि अभी तक नहीं समझा जा सका है कि ये लोग जो है ना क्या लिखते थे और कौन से स्क्रिप्ट में लिखते थे और जो है कौन सा भाषा वगैरह लिखा करते थे। बस लिखावट मिला, जिस लिखावट को समझा नहीं जा सका अभी तक कि वो लोग कौन सा भाषा लिखते थे। तो लिखावट राइट से लेफ्ट होता था, और बोस्ट्रोफेदेन होता था, पिक्चोरियल होता था, ये सब याद रखना। मैक्सिमम जो है वो 375 से 400 जो है वो सिंबल्स वगैरह या लेटर्स वगैरह मिले हैं। ये तो तय था कि अल्फ़ाबेटिकल नहीं था, और 26 लेटर्स मैक्सिमम एक सील पर मिले हैं। अब हम लोग गवर्नेंस इन हड़प्पन कल्चर की गवर्नेंस की बात करें तो इससे भी सवाल उठता है कि क्या हड़प्पन लोगों को कोई कंट्रोल करता रहा होगा, क्या हड़प्पन लोगों में हुकूमत कैसी होती थी। तो इन सब चीज़ों पर अलग अलग हिस्टोरियन का अलग अलग राय है, ठीक है। अलग अलग हिस्टोरियन का अलग अलग क्या राय है। कुछ हिस्टोरियन का कहना है कि इन लोगों को कोई कंट्रोल नहीं करता रहा होगा, इन लोगों का इक्वलिटी पर बेस्ड सोसाइटी रहा होगा, खुद से आपस में ये लोग हुकूमत करते रहेंगे अपनी अपनी मर्जी से। कुछ लोगों का, कुछ हिस्टोरियन का ये कहना था कि वो तो बता दिए देयर वाज नो रूलर एंड सोसाइटी वाज बेस्ड ऑन इक्वलिटी, वो पहला था। दूसरा, कुछ रूलर्स का ये कहना था, कुछ हिस्टोरियन का ये कहना था कि कोई एक रूलर्स तो नहीं होते रहे होंगे, बहुत सारे रूलर्स रहे होते होंगे, अलग अलग आबादियों अलग अलग बस्तियों के, ठीक है। इसके अलावा और भी अलग अलग हिस्टोरियन का अलग अलग रूल है कि शायद ये लोग खुद से जो है ना किसी को चूज़ करते लेते रहेंगे अपने रीजन में, और वही लोग इन लोगों को कंट्रोल या रेगुलेट करते रहेंगे। लेकिन रूलर्स होता था या कोई ना कोई इन लोगों को कंट्रोल करता था, इस बात की निशानी मिलती है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाउ वुड यू, आप कैसे बता सकते हैं कि वहाँ पर इन लोगों को कोई ना कोई कंट्रोल करता रहा होगा। तो देखिए, वेल प्लान्ड आबादी है, अर्बन सेटलमेंट है, आप प्लानिंग के तहत जो है आबादी बसाई गई है, लंबे चौड़े चौड़े और सीधे सीधे रोड हैं, रोड एक दूसरे के ग्रिड पैटर्न पर काटते हैं, ड्रेनेज सिस्टम वेल डेवलप्ड है। इसके अलावा बहुत सारे जो हैंडीक्राफ्ट की चीज़ों में भी सिमिलरिटीज़ पाई गई अलग
अलग अलग जगहों पर वेट एंड मेजर में भी सिमिलरिटीज़ पाई गई है। ब्रिक का जो साइज़ है वो सभी जगहों पर ऑलमोस्ट ब्रिक के साइज़ का एक जैसा है, ब्रिक जो है एक जैसे साइज़ का है। तो इन सब यूनिफॉर्मिटी से पता लगता है कि कोई ना कोई तो इन लोगों को कंट्रोल करता रहा होगा। अगर कोई कंट्रोल नहीं करने वाला होता तो इतनी यूनिफॉर्मिटी और एक जैसी नहीं होती, जिसको जो मर्जी होता वैसा करता, जिसको जैसा मर्जी होता वैसा घर बनाता, कोई रोड पर बना लेता, कोई नालियों का जो है वो ख्याल नहीं रखता, और ब्रिक्स वगैरह के साइज या बाकी यूनिफॉर्मिटीज़ भी नहीं पाई जाती। जब तक कोई कंट्रोल नहीं करता रहा होगा तब तक इन सब चीज़ों का एग्जिस्ट होना या इन सब चीज़ों का होना मुमकिन नहीं है। लेकिन जो है किसी का कहना था कि कोई रूलर नहीं था, किसी का कहना था कि बहुत सारे रूलर थे, किसी का कहना था कि शायद ये लोग आपस में ही चूज़ कर लेते रहे होंगे, ठीक है, जो है ना, और या चूज़ कर लेते रहे होंगे किसी को और वो लोग फैसला लेते रहे होंगे। और किसी किसी हिस्टोरियन का ये भी कहना था ये लोग सभी मिल करके बैठ करके फैसला लेते रहे होंगे और सभी जो है कोई एक या जो है इस तरीके का रूलर नहीं रहा होगा, ठीक है, बैठ करके सभी आपसी एग्रीमेंट से तय कर लेते रहेंगे रूल्स रेगुलेशन वगैरह सब। अब हमारा है कि हड़प्पन लोगों के रिलीजियस बिलीफ का क्या, इन लोगों का रिलीजियस बिलीफ कैसा था, ये लोग क्या करते थे, आइडल वर्शिप करते थे या किन चीज़ों को पूजा करते थे। तो इन लोगों के रिलीजियस बिलीफ में सबसे पहला कि ये लोग नेचर को जो है वो पूजा करते थे, जो नेचुरल फोर्सेज है उन सब चीज़ों को पूजा करते थे, जैसे प्लांट है, पेड़ पौधे हैं जो कुदरती हैं, इसके अलावा बारिश है, सन है, मून है, इन सब चीज़ों को पूजते रहेंगे क्योंकि नेचुरल चीज़ों से ये लोग डरते रहेंगे, इस वजह से पूजते रहेंगे। तो नेचर है, प्लांट है, इसके अलावा बहुत सारे एक्सकैवेशन के दौरान बहुत सारे ऐसे एविडेंस मिले हैं जो कि रिचुअल से रिलेटेड है। जैसे कालीबंगन में एक बड़ा सा बाथरूम मिला है जिस बाथरूम में शायद सभी एक साथ जो है वो बहुत सारे लोग एक साथ रिचुअल के मकसद से जो है ना बाथिंग करते रहेंगे, जैसे आज के डेट में रिचुअल के पर्पज से गंगा स्नान या और भी इस तरीके की चीज़ें होती है। इसके अलावा किसी एक जगह पर एक जो है ना वुमेन्स का स्टैचू मिला है, ठीक है, जो वुमेन्स की स्टैचू जो है वो गोल्ड और सिल्वर वगैरह सबसे एकदम लेडन है और उसको देवी नाम से जो है वो पुकारा गया। तो शायद फीमेल फिगर को ये लोग जो है ना पूजते रहे होंगे, ऐसा पता लगता है कि फीमेल फिगर को ये लोग पूजते रहे होंगे वुमेन्स को। इसके अलावा किसी जगहों पर स्टोन्स वगैरह मिला है, उस स्टोन्स का आइडेंटिफिकेशन ऐसा किया गया है कि ये स्टोन्स शिवलिंग रहे होंगे, जो कि शिव जो हिंदुइज्म लोगों का जो है एक प्रोमिनेंट गॉड है, एक मेन गॉड है, उन लोगों को ये लोग पूजते रहे होंगे कि शिवलिंग मतलब हिंदुइज्म के जो शिव गॉड को ये लोग पूजते रहे होंगे। कुछ पत्थर हैं, कुछ स्टोन्स हैं जिसको शिवलिंग के तौर पर आइडेंटिफाई किया गया है और ऐसा माना जाता है कि जो है गॉड शिव को ये लोग पूजते रहे होंगे। इस तरीके से हिंदुइज्म का जो पार्ट है। आगे देखिए जो हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है कनिंगम्स कन्फ्यूज़न। अलेक्जेंडर कनिंगम जो कि ASI के आर्कियोलॉजिकल सर्वे के पहले ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पहले डायरेक्टर जनरल थे, जिनके बारे में बताया। तो अलेक्जेंडर कनिंगम की इनको क्या कन्फ्यूज़न हो गया था, तो ये बता रहा है अलेक्जेंडर कनिंगम को उसी ज़माने में जब ASI बनाई गई थी तो उस वक्त कहीं पर एक्सकैवेशन में हड़प्पन के ज़माने की कुछ मोहरें मिली थी, ठीक है, किसी को कुछ मिला था तो ASI को दिया था और अलेक्जेंडर कनिंगम उन चीज़ों को उसके इम्पोर्टेंस को नहीं समझ पाते हैं और उसको ये मान लेते हैं कि ये 6th सेंचुरी लेटर वैदिक पीरियड या फिर जिसको हम कहते हैं महाजनपद के दौर का ये सील्स रहा होगा और उस चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं, हड़प्पन के स्क्रिप्ट को नज़रअंदाज कर देते हैं और हड़प्पन सिविलाइजेशन को मामूली सिविलाइजेशन समझ लेते हैं। और क्योंकि इनको ऐसा कन्फ्यूज़न इसलिए हुआ क्योंकि ये जो हिस्ट्री को रिकन्स्ट्रक्ट करने की कोशिश की वो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज से नहीं किए, एक्सकैवेशन वगैरह नहीं किए। जो पिलग्रिमेज के लिए जो लोग आते थे चाइनीज़ बुद्धिस्ट वगैरह सब, उन चाइनीज़ बुद्धिस्ट धर्म के लोग जो आते थे पिलग्रिमेज के लिए, उनके अकाउंट्स को पढ़ करके हिस्ट्री को रिकन्स्ट्रक्ट किया गया। तो जिस वक्त गौतम बुद्ध थे 6th सेंचुरी BC या उसके आसपास के दौर में जो सब चाइनीज़ बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज आए तो उनकी अकाउंट को पढ़े तो ये मान लिए कि महाजनपद के रीजन में जो भी आबादी सब है वही आबादी इंडिया की सबसे पहली आबादी है, उससे पहले की इंडिया की हिस्ट्री है ही नहीं। तो ये अलेक्जेंडर कनिंगम का कन्फ्यूज़न था। और आपको डिटेल में पढ़ना हो तो आप पार्ट वाइज वाले वीडियोज़ में जा सकते हैं, ये डिटेल में जो है सारी चीज़ों पर दिया हुआ है। अब देखिए फॉल ऑफ दिस सिविलाइजेशन, आखिर ये सिविलाइजेशन ख़त्म कैसे हो गई, ठीक है। तो इन सिविलाइजेशन के जब इन सब चीज़ों का जो स्टडी किया जा रहा था तो एक वक्त के बाद जो है खुदाई के दौरान पाया गया कि ये सब सिविलाइजेशन बहुत सारे जगहों पर एक वक्त तक रही और उसके बाद ख़त्म हो गई, ठीक है। मतलब 2600 BC से 1900 BC तक ये आबादी रही।
2600 से 1900 BC तक ये आबादी रही। और उसके बाद देखा गया कि इन सब में से जिन जिन जगहों पर आबादी थी उन सब जगहों से आबादी या तो वहाँ से उजड़ गई, वीरान हो गई, दूसरे जगह चली गई, या फिर ऐसा भी देखा गया कि उन जगहों पर, कुछ जगहों पर आबादी स्टिल थी, अभी भी थी, बाद में भी, लेकिन जो है उन सब का तौर तरीका हड़प्पन लोगों से अलग था। ठीक है, तो इससे पता लगता है कि हड़प्पन लोगों का आबादी, ठीक है, 600-700 साल रहा और उसके बाद जो है इन लोगों का आबादी वीरान हो गया। तो आखिर इसके वीरान होने का या डिक्लाइन होने का, ख़त्म होने का क्या सब वजह है? तो बहुत सारा जो है इस पर वजह है। कुछ तो हिस्टोरियन का या आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि नेचुरल डिज़ास्टर की वजह से ये इन लोगों की आबादी तबाह बर्बाद हो गई, ये सब जो है एक साथ मारे गए या फिर उस जगह को छोड़ करके चले गए। जैसे नेचुरल डिज़ास्टर में अर्थक्वेक के बारे में कहा जाता है, इसके अर्थक्वेक आ गया होगा और पूरी बस्ती जो है अर्थक्वेक की वजह से वीरान हो गई होगी, सभी जो है वो ज़मीन के अंदर धंस गए होंगे, मर गए होंगे और इस वजह से जो है वीरान हो गए। कुछ लोगों का कहना है क्लाइमेट चेंज हो गया होगा। क्लाइमेट चेंज करने का मतलब बारिश वहाँ पर नहीं होती रही होगी, सूखा पड़ता रहा होगा और जो लोग खेती बाड़ी वहाँ पर करते रहेंगे उनके पास एक जो है इरिगेशन के लिए पानी नहीं बचा होगा, या उस वजह से लोग उस जगह को छोड़ करके दूसरे जगह जा करके बस गए होंगे। क्योंकि ये भी एविडेंसेस मिला है कि उसी दौर में कुछ नए नए जगहों पर लोग भी बसे हैं, तो ऐसा माना जाता है कि इस जगह को छोड़ करके वो लोग उन सब जगहों पर जा करके बस गए होंगे। कुछ लोगों का कहना है कि रिवर्स जो है अपना रास्ता बदल दिया होगा। रिवर्स का रास्ता बदलना, मान के चलिए कि ये इंडस रिवर है, ऐसे फ्लो कर रही है और इंडस रिवर के किनारे ही सभी आबादी सब थी, तो ऐसा हो गया होगा कि इंडस रिवर अब उधर से नहीं फ्लो करके इधर से फ्लो करना शुरू कर दिया होगा। तो इन सब जगह पे बसे हुए लोगों को वाटर की रिक्वायरमेंट के लिए वाटर नहीं बची होगी, तो ये सब इन सब जगहों से उजड़ करके या तो इधर आकर के बस गए होंगे या और भी दूसरी जगहों पर जा करके बस गए होंगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। इसके अलावा जो है ना कुछ लोगों का ये भी कहना है रिकरिंग फ्लड, मतलब बार बार, चूंकि ये सब आबादी नदियों के किनारे बसी हुई थी, तो बार बार नदी में, रिवर्स में फ्लड आने की वजह से इन लोगों की आबादी वीरान हो गई होगी। ठीक है, और ये लोग बर्बाद हो गए होंगे। और ये बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, ये फ्लडिंग का जो सबसे ज़्यादा जो है दावेदारी की जा रही है कि ये रीज़न रहा होगा इन लोगों के वीरान होने का। क्यों? क्योंकि ऐसा देखा गया कि पहले भी बहुत बार वहाँ पर आबादी उजड़ी है और आबादी बसी है। जब भी हम लोग दोबारा घर बनाते हैं तो उसको भर करके बनाते हैं, तो शायद जो है ना वहाँ पर बार बार फ्लड तो आता ही था, बार बार ये लोग जो है ना इन लोगों की बस्ती डूब जाती थी, ये लोग तबाह बर्बाद होते थे, फिर से दोबारा घर बना लेते थे। तो शायद जो है ना वो हेवी फ्लड की वजह से इन लोगों की वीरानी आबादी कंप्लीट जो है तबाह बर्बाद हो गई होगी, सभी लोग डूब गए होंगे और इन लोगों की बस्ती डूब गई होगी, ख़त्म हो गई होगी। इसके अलावा एक और थ्योरी है कि आर्यन इन्वेजन, शायद आर्यंस इन लोगों पर इन्वेड कर करके इन लोगों पर कब्जा कर लिए होंगे, इन लोगों को दास बना लिए होंगे, और जब इन लोगों पर कब्जा कर लिए होंगे तो इन लोगों पर अपना रूल रेगुलेशन थोप दिए होंगे। इसी वजह से कहीं कहीं पर ऐसा देखा गया है कि आबादी उस जगह पर अभी भी है, लेकिन उन लोगों का तौर तरीका हड़प्पन लोगों के जैसा नहीं, इन लोगों का तौर तरीका बदल चुका, तो आर्यंस के तौर तरीके से ये लोग फिर जिंदगी जीना शुरू कर दिए होंगे। तो ये हमारा रिवीजन वीडियो था, ये आखिरी टॉपिक था, ये ख़त्म होता है। इसके बाद जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो इस चैप्टर का हम लोग जो है करेंगे नेक्स्ट, तो आप लोग उसके लिए बने रहिए। और अगर हमारा वीडियो आपको फ़ायदेमंद लग रहा है, आपको एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल लग रहा है, तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।